नमस्कारम। मैग्नस कार्लसन के आउट होने के बाद लिंडोरे सेबे जो रैपिड टूर्नामेंट चालू है उसका जो फाइनल खेला जा रहा है अभी, वो हिकारू नाकामुरा जो ऑनलाइन दुनिया के बेताज बादशाह है मैं बोलता हूँ हमेशा, और दानिल दुबो जो एक बहुत ही क्रिएटिव प्लेयर हैं और खासकर मैग्नस कार्लसन की टीम में रहते हैं जब भी बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं उनके। सो वो उनका एक अहम पार्ट है देखा जाए तो। लेकिन उसके साथ-साथ वो खुद बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर भी हैं। लेकिन जिस हिसाब से फर्स्ट जो डे रहा उनके फाइनल का बेस्ट ऑफ 4 गेम का, उसका पूरा जो नाम है मुझे लगता है वो हिकारू नाकामुरा के साइड में ही जाता है बिकॉज़ जिस हिसाब से उन्होंने चेस खेला था बहुत ही एकदम काबिल-ए-तारीफ़ था। और आप ये गेम देखिए जो हम एक मिडल गेम से देख रहे हैं क्योंकि एक एंड गेम का जो पार्ट उन्होंने खेला था, वो बहुत ही क्लीन और सही लग रहा था। तो हम उसको क्विकली देखते हैं अभी। यहाँ पर आप देखिए मूव नंबर 16 पे नाइट D4 खेला था यहाँ पे व्हाइट ने, और उसके बाद यहाँ पर आकर N8 खेल दिया। अभी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कुछ एडवांटेज नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से नाकामुरा ने यहाँ से आगे चल के कन्वर्ट कर दिया, जिन्हें जैसे कि हम बोलते हैं कि हायर प्लेयर के पास अगर थोड़ा भी एडवांटेज आ जाता है, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लोअर प्लेयर की तो बात ही दूर तक है, जब दानिल दुबो जैसे प्लेयर जो कि 27-5-0 के ऊपर हैं, उनके लिए भी आसान नहीं रहा ये एंड गेम बचाना, जो कि उतना डिफिकल्ट लग नहीं रहा था एक्चुअली पहले। लेकिन हम देखते हैं आगे क्या हुआ। नाइट इंटू E6 मारा यहाँ पे, बिशप इंटू E6, बिशप कट E6, पॉन टेक्स। एंड अभी आप देखिए सिर्फ एक ही वीकनेस है बोर्ड पे, E6 पॉन, और इसको भी आप उतना ज़्यादा वीक नहीं मानेंगे बिकॉज किंग हमेशा आ रहा है उसको बचाने के लिए, और बोर्ड पे बहुत ज़्यादा लिमिटेड पीसेस बचे हुए हैं। मतलब बोर्ड पे क्वीन भी नहीं है और ज़्यादा पीसेस भी नहीं है, लाइट कलर बिशप भी नहीं है जो उसको अटैक कर सके। लेकिन उसके बावजूद ये पोजीशन बहुत सही तरीके से खेला नाकामुरा ने। तो यहाँ पर नाइट E2 खेला, ये एक बहुत ही अच्छा प्लान था। और जिस स्पीड से वो खेल रहे थे, वो तो एकदम अलग ही उनका लेवल था बिकॉज़ यहाँ पर हर हर पहले दोनों गेम में नाकामुरा के पास 8-10 मिनट ज़्यादा टाइम था पूरे गेम में। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है इन टूर्नामेंट्स में, और ख़ासकर फाइनल में। सो नाइट E2 के बाद यहाँ पे बिशप F6 खेला ब्लैक ने, और वो कोशिश यही कर रहे हैं कि जितने कम पीसेस रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा उनको डिफेंड करने के लिए। सो यहाँ पे बिशप कट F6 मारा, रुक D1। यहाँ पर मुझे याद है जब बिशप इंटू F6 मारा था एक्चुअली नाकामुरा ने, तो दानिल दुबो के पास हालांकि पहले ही टाइम कम था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने यहाँ पे एक 1.5-2 मिनट तक सोचा था। और सभी लोग बोल रहे थे कि इन्हीं मतलब बहुत ईज़ी मुझे लग रहा है कि नाइट F6 मारना है कि नहीं। बट हाँ, वो कैलकुलेट कर रहे थे कि रुक D1 पहले मारें या नाइट F6 जो है डायरेक्टली मार दें। सो रुक D1 मारा उन्होंने, रुक इंटू D1, नाइट F6। अब यहाँ पर आप देखिए दोनों के पास इक्वल पॉन्स हैं, नाइट और रुक सिर्फ बोर्ड पे बचा हुआ है। किंग जो है वो इजीली इसको बचाने आ रहा है। नॉर्मल कंडीशंस में हम बोलेंगे कि ये ड्रॉ होना चाहिए, लेकिन जो टाइम सिचुएशन था या फिर जिस जिस कॉन्फिडेंस के साथ नाकामुरा खेल रहे थे, वो बहुत ही बढ़िया था उनका। और दानिल तो वो प्रेशर फील कर रहे थे एक्चुअली, क्योंकि एक तो फाइनल है, उसके बाद ओपोनेंट जो है वो ऑनलाइन में बहुत ही अच्छा बड़ा नाम है उनका। तीसरी बात, पोजीशन जो है वो इतनी सही नहीं लग रही है और टाइम भी अच्छा नहीं है। तो ये सब बातें आके जो प्रेशर है वो बन रहा था दानिल दुबो पे। यहाँ पर क्विकली उन्होंने F3 खेला बिकॉज़ अभी आप देख सकते हैं F3 के बाद जो नाइट E4 और नाइट G4 है वो नहीं आ सकता है, और साथ ही साथ आप किंग जो है उसको इजीली इम्प्रूव कर सकते हैं और बैक रैंक का भी कोई इशू नहीं है। सो किंग F7 खेला यहाँ पे। किंग F7 को क्विकली उन्होंने नाइट F4 खेल दिया था बिकॉज़ नाइट F4 को एक्चुअली किंग F7 का एक आइडिया क्लियर है कि ब्लैक वांटेड टू प्ले किंग E7, बट अभी आप वो खेल नहीं सकते हो क्योंकि रुक E1 आ रहा है। सो उसमें E6 वैसे ही मरने वाला है। सो यहाँ पे नेक्स्ट मूव जो थी वो डेफिनेट, और साथ ही साथ नाइट F4 के बाद आपके पास नाइट D3 और नाइट E5, ये एक जो मैन्यूवरिंग है वो इजीली आप जा सकते हो क्योंकि E5 पे नाइट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। इवन कुछ कंडीशंस में यू कैन प्ले नाइट टू C5। सो यहाँ पे E5 खेला, और अभी भी मुझे लग रहा था कि समहाउ अगर किसी प्रकार की रुक एंड गेम आ जाती है तो दानिल दुबो के पास चांस है, और वही उन्होंने एक्चुअली ट्राई किया था कन्वर्ट करने की इस गेम में। तो नाइट D3 खेला यहाँ पे, एंड देन ही वेंट फॉर रुक E8। अब रुक E8 में आइडिया क्लियर है कि आप इसको प्रोटेक्शन दे रहे हो, और किसी भी हालत में आप कभी रुक E7 आके भी सब कुछ बचा सकते हो। लेकिन दिक्कत ये है कि जब जो नाइट E2 आए थे उसके साथ उन्होंने देखा था कि नॉट ओनली E5 बट आपके पास C5 भी प्लेस है।
इसीलिए मैंने आपको बोला था कि E5 बहुत अच्छा मूव है एक्चुअली वाइट का। रूक E1 खेला यहाँ पे। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मे बी आप नाइट D7 जा सकते हो, और ये एक पोजीशन मुझे लग रही थी कि एक्चुअली ये अभी भी डिफेंड होने लायक है, बिकॉज आपको थोड़ा सा वेट करना ज़रूरी है यहाँ पे। लेकिन दानिल दुबो के पास टाइम बहुत कम था, क्लोज टू 1 मिनट समथिंग था, और नाकामुरा के पास 10+ मिनट्स थे। तो बहुत मुश्किल था इस पोजीशन में सब कुछ अच्छे से देख लेना। हालांकि ये बहुत नेचुरल लग रहा था एक्चुअली, लेकिन उसको नहीं खेलते हुए रुक E1 के बाद यहाँ पे उन्होंने E4 खेल दिया। और E4 के बाद मैं देख रहा था जब कुछ एनालिसिस हो रहे थे इस पोजीशन में, तो डेफिनेटली सभी बोल रहे थे कि E4 आ सकता है। बट E4 में एक दिक्कत यह है कि आप जब नाइट C5 खेलोगे तो अभी B7 मर रहा है, और फिर E4 तो मर ही रहा है, और साथ ही साथ B7 मरने के बाद A5 C6 सब पे थ्रेट है। सो ये एक बहुत अच्छी बात नहीं थी एक्चुअली ब्लैक के लिए। सो यहाँ पे जैसे ही नाइट C5 खेला, उनके पास टाइम बहुत कम था ऑलरेडी, तो उनको फास्ट खेलना जरूरी था दानिल दुबो को। B5 खेला यहाँ पे, एंड आफ्टर B5 नाइट इंटू E4 मार दिया। अभी प्रॉब्लम ये है कि आप इसमें नाइट वगैरह रिमूव नहीं कर सकते हो कहीं पे, मतलब आप नाइट एक्सचेंज अवॉइड नहीं कर सकते हो, बिकॉज नाइट D6 चेक में ये मर रहा है। तो नाइट इंटू E4 मारा उन्होंने, और रुक इंटू E4। अब पॉन टेक्स भी मार सकते थे, लेकिन फिर उस वक्त कोई ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज रुक इंटू रुक आप मार नहीं सकते हो। रुक एक्सचेंज करके वो पॉन एंड गेम जो है वो कम्प्लीटली लॉस्ट ही है। सो यहाँ पे थोड़ा सोच के उन्होंने रुक D8 खेला। ऑब्वियसली एक ऑप्शन रुक B8 का भी था, बिकॉज उसमें आप उसको मार के और यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये बहुत ही नेचुरल लग रहा था रुक D8, बिकॉज बोर्ड पे एक ही ओपन फाइल है आपके लिए जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो। दूसरी फाइल तो ऑब्वियसली वाइट के पास है, तो आपको उसमें टेक्निकली जाना ही चाहिए। A कट B5 मारा, C इंटू B5 फोर्स्ड। और यहाँ पर आप देखिए कि अगर एक बार रुक जो है वो 7th रो पहुंच जाता है, तो ये पोजीशन फिर भी कहीं ना कहीं से मैं बोलूँगा कि ब्लैक होल्ड कर सकता है। और लॉन्ग टर्म पे हम सोच सकते हैं कि अगर वाइट के जो दो पॉन है वो इन दो पॉन से एक्सचेंज हो जाते हैं, तो 3 वर्सेस 2 टेक्निकली हम मान सकते हैं कि वो ड्रॉ हो सकता है आराम से, बिकॉज सेम साइड में अगर पॉन होते हैं तो आपकी एक्स्ट्रा पॉन का उतना वैल्यू नहीं होता है। हाँ, अगर आपके पास इस वक्त आउटसाइड कोई पॉन है जो कि एक्चुअली बाद में कन्वर्ट किया था नाकामुरा ने इस पोजीशन में, तो फिर आपके पास क्लियर कट विनिंग पोजीशंस होते हैं। तो यहाँ पे किंग F2 खेला। ऑब्वियसली अगर आप रुक चेक दोगे तो रुक E2 वापस आ रहा है। सो रुक D2 खेला, रुक E2, रुक D1। और यहाँ पर बहुत क्लियर था कि ब्लैक जो है वो कोशिश कर रहा है कि रुक कैसे तो करके एक्टिव रहे, और खासकर रुक B1 आ रहा है, जिसमें अगर आप B3 खेलते हो तो A4 आके ये पॉन प्रेशर बना सकती है, जिससे कि मेनली वाइट इस पॉन को मारने जाएगा, ब्लैक C पॉन को मारेगा, और उनका जो गोल है, जो उनका मेन एम है कि दोनों पॉन एक्सचेंज हो जाए, वो अचीव हो जाएगा। सो यहाँ पे किंग E3 खेला, किंग टू E6। ये एक सही तरीका है कि अगर आपका किंग ऑलरेडी कट ऑफ है और किसी केज में है जहाँ से आप बाहर नहीं आ सकते हो, तो ओपोनेंट के किंग के भरोसे तो भी आप उसको इम्प्रोवाइज कर सकते हो। C3 खेला यहाँ पे। ऑब्वियसली B3 इतना अच्छा नहीं रहता, जैसे कि हमने देखा था A4 A3 आने का चांस है उसमें। रुक H1, ऑब्वियसली इन पे प्रेशर करना ज़रूरी है, बिकॉज अभी आप H3 खेलोगे तो फिर वो उतना ही इजीली इम्प्रूव नहीं हो पाएगा। सो यहाँ पे नाकामुरा ने G3 खेला, किंग टू D5 F4। अब उनके पास एक क्लियर कट आइडिया है कि जो एक्स्ट्रा पॉन है यानी कि F पॉन, उसको आप यूज़ करके G4 F5 जा सकते हो, या फिर आपके पास रुक F2 भी एक बहुत अच्छा आइडिया है। H5 खेला यहाँ पे। ये भी अभी भी ये पोजीशन उतनी ज़्यादा विनिंग नहीं लग रही है, पर सबसे बड़ी दिक्कत थी टाइम, बिकॉज जो टाइम है अगर वो आप मैनेज नहीं कर पाए, यहाँ ओपोनेंट के पास 7-8 मिनट ज़्यादा है आपसे, और रैपिड गेम चालू है, तो ये बड़ी मुश्किल वाली बात होती है इवन इक्वल पोजीशंस में भी। जैसे कि इस पोजीशन में मुझे लगता है एक नॉर्मल डे पे ये पोजीशन आराम से दानिल दुबो होल्ड कर जाते, लेकिन जो प्रेशर बने थे, और खासकर जब बहुत देर से आपकी पोजीशन माइनस रहती है, तो एक और दिक्कत रहती है कि आप साइकोलॉजिकली भी आप थोड़ा नर्वस फील करते हो कि बहुत देर से मैं वो पोजीशन डिफेंड कर रहा हूँ, तो उसमें भी मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। सो यहाँ पे किंग D3 खेला, A4, रुक F2। यही हमने पहले डिस्कस किया था कि जब G3 F4 खेला है वाइट ने, तो रुक F4, फिर ये पोजीशन अभी आप G4 तो नहीं जा सकते हो, बट आप F5 जा सकते हो, जिससे होगा ये कि अगर आप एक्सचेंज करते हो तो आफ्टर रुक इनटू F5 ये मर रहा है, और साथ ही साथ B5 पे भी अटैक है। सो रुक D1 खेला यहाँ पे, चेक, किंग टू C2, एंड देन रुक G1।
एक्चुअली यहाँ पे ये मेजर मिस्टेक था मुझे लगा गेम का, क्योंकि जब हमने एनालिसिस में देखा था, यहाँ जो भी एनालिसिस उस वक्त अवेलेबल थे जब लाइव गेम शुरू था, तो उसमें दिखा रहे थे कि रुक D1 चेक की जरूरत नहीं है। ये एक मिस्टेक हो सकती है। हालांकि अगर हम डायरेक्टली रुक यहाँ पे G1 वगैरह खेलें या किंग D6 खेलें तो भी वो चलना चाहिए पोजीशन, क्योंकि इसमें पॉइंट ये है कि जब आप F5 दोगे, मारा इसको, तो आप रुक इंटू F5 मार सकते हो, किंग C6 में भी आप सोच सकते हो इसको मारने की, पर इस वक्त रुक G2 आ जाएगा, जिससे होगा ये कि B2 मर रहा है, और एटलीस्ट आपके पास कुछ तो काउंटर हो जाएगा, बिकॉज अगर एक बार B2 मर जाता है तो यू कैन ट्राई फॉर दिस पॉइंट। तो ये एक सिंपल पॉइंट था उसमें, लेकिन टाइम बहुत कम था और प्रैक्टिकली आप उनको कुछ उस वक्त नहीं हम ज़्यादा बोल सकते हैं, बिकॉज ये पोजीशन ही ऐसे होते हैं कि आपको जो उस वक्त लगा आपने वो खेल दिया। हालांकि मुझे लगा कि ये एक चांस था उनके पास, सच में एनालिसिस देखने के बाद, बिकॉज यहाँ पे जैसे उन्होंने रुक D1 खेला, अब दिक्कत ये हो गई कि इस पूरे सीक्वेंस में जब F5 आया, तो अब जब आप F5 को जी कट F5 रुक कट F5 किंग C6 रुक इंटू H5 मारोगे, तो रुक G2 को B2 मर नहीं रहा है, किंग B1 हमेशा अवेलेबल है, और किसी भी प्रकार का परपैचुअल भी नहीं आएगा, बिकॉज हमेशा A2 प्लेस है, मतलब आप किंग A2 पे रख सकते हो जाके। सो ये एक बहुत ही मुश्किल वाली घड़ी थी उनके लिए, और आफ्टर F5 यहाँ पे मार दिया उन्होंने, टेक्स किंग C4। ऑब्वियसली आपको रुक इंटू H5 नहीं मारना चाहिए यहाँ पे डायरेक्टली, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत हमको लग रही है कि रुक B2 रुक G2 चेक किंग B1 और किंग B3 आ रहा है। हालांकि मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ, लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि अभी भी रुक B5 अवेलेबल है यहाँ पर। सो अगर हम क्विकली देखें रुक H5 चेक किंग ईयर किंग B3, तो ये एक दिक्कत हो सकती है कि रुक B5 आ रहा है। हालांकि इसको अगर हम देखें तो आप ऐसा कर सकते हो कि B4 देके, क्योंकि इसको मारा तो ये आ रहा है, और फिर रुक G1 थ्रेट आ रहा है, सो अभी भी चांस है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम था कि जैसे ही आप B4 पुश करोगे, वहां पर भी रुक H4 चेक आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं दूर दूर तक भी कोई चांस था वंस जो रुक D1 रुक G1 खेला था उसके बाद। उसके पहले तक में भी थोड़े हम बोल सकते हैं कि ड्रॉ के चांसेस थे। सो यहाँ पर जब रुक F4 चेक दिया उन्होंने और रुक इंटू H5 नहीं मारा, तो किंग C5 वापस गए और रुक H5 आ गया। अब दिक्कत ये है कि जब आप इसको मारोगे तो चेक में मर रहा है वो, और H2 हमेशा प्रोटेक्टेड है, और खासकर आप अगर रुक इधर जाओगे तो किंग B1 किंग A2 आ रहा है, और ब्लैक के पास किंग C4 का एंट्री भी नहीं है। सो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ज़्यादा चांस थे, हम इसको क्विकली फिनिश करते हैं। किंग D5 खेला यहाँ पे, रुक इंटू H5 किंग C4 रुक H4 किंग C5 एंड देन रुक D4। ये एक बहुत ही अच्छा प्लान लगा था मुझे, क्योंकि जब आपके पास दो एक्स्ट्रा पॉन है तो आपको ये नहीं देखना है कि मुझे दोनों पॉन बचा के रखना है हमेशा। आप अगर एक पॉन देके उसको इजीली रिलीज कर सकते हो पोजीशन को, तो वो सबसे इजीएस्ट तरीका है, जो कि मतलब आप एक बार आपने लिक्विडेट कर दिया पोजीशन और आपके पास एक क्लियर कट विनिंग पोजीशन है, वो ज़्यादा अच्छा होगा रादर देन कि हम पॉन्स को बचा के रखें, ज़्यादा मटेरियल वो अपने हाथ में रखें और ओपोनेंट को चांसेस देते रहें। सो खासकर टाइम प्रेशर वाले पोजीशन में आपको एक रूल हमेशा फॉलो करना चाहिए कि ओपोनेंट के जो लास्ट जो रिसोर्सेज हैं उनको आप किल करते आइए। सो किंग रुक D2 खेला, रुक G2 के बाद यहाँ पे रुक टू G1 एंड फाइनली H4 खेल दिया। जैसे मैंने बोला था कि दोनों पॉन्स को बचाने की जरूरत नहीं है, एक पॉन दे दिया उन्होंने रुक G3, और ये सबसे सेफेस्ट एंड इजी वे है जीतने का। सो रुक H2 खेला। अब एक बात क्लियर है कि जो ये पॉन है वो इस रुक को हमेशा टाइट डाउन रखेंगे, क्योंकि आपको कभी ना कभी रुक जो है वापस जाके इसको रोकना पड़ेगा, मे बी ही है, कहीं पे भी आप रोक सकते हो उसको। B4 खेला यहाँ पे, C कट B4 किंग कट B4 H5। अब फिर से दिक्कत ये है कि फिलहाल आप ये चेक दे नहीं सकते हो और नेक्स्ट मूव आपको चेक कर रहा है, मतलब किसी भी हालत में किंग जो है वो इम्प्रूव नहीं कर पाते हो। A3 अभी भी एक लास्ट ट्राई किया था दानिल दुबो ने, कि अगर आप B कट A3 मार देते हो इसको, तो सिंपली इसमें रुक इंटू A3 मार सकते हैं हम, और अगर पॉन पुश होता है तो रुक आ रहा है, और अगर आप इसमें पॉन पुश करते हो तो ये आ रहा है। सॉरी, इसमें एक दिक्कत थी कि आप एक्चुअली H6 नहीं खेल सकते हो इसमें, बिकॉज चेक आके ये मर रहा है स्कीवर में। सो ऑब्वियसली ऐसे मिस्टेक्स हमको चेक करने चाहिए था। लेकिन अगर हम देखें रुक कट A3 में, तो आपको किंग B2 खेलना पड़ेगा एंड देन यू कैन प्ले रुक A7, जिसमें आप अगर H6 खेलते हो तो रुक जो है वो H7 आ रहा है, एंड देन स्लोली आई विल ब्रिंग दिस किंग हियर, और मैं ये पॉन मार दूंगा, तो ये अभी भी ड्रॉ का चांस था। लेकिन
आप नाकामुरा जैसे प्लेयर से इतना ज़्यादा टाइम रहते हुए आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि ऐसे मिस्टेक्स होंगे। सो उन्होंने जैसे A3 खेला, यहाँ पर पहले उन्होंने चेक दिया एंड देन आफ्टर किंग C5 और एक चेक दे दिया उन्होंने, बिकॉज 2 पॉन बोर्ड पे रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इस पॉन का तो कोई वैल्यू नहीं है, हम इसको आराम से किंग से रोक लेंगे। सो यहाँ पे किंग B5 खेला, H6 चेक, किंग ईयर, किंग A4। अभी भी वो लास्ट ट्राई कर रहे हैं कि बिकॉज उनको पता है कि इसको जाके रोकना बोले तो एक हिसाब से रिजाइन ही है। सो यहाँ पे H7 खेला उन्होंने, रुक G1 चेक, किंग ईयर, रुक चेक। अब वापस जाने का तो कोई पॉइंट नहीं है बिकॉज उधर परपेचुअल हो जाएगा। सो यहाँ पे सिंपली किंग D3 खेला और यहाँ पर आकर जो दानिल दुबो है उन्होंने आके रिजाइन कर दिया। और मुझे लगा ये एंड गेम का जो पार्ट हुआ था, खासकर रुक एंड गेम के, एक बार आपके पास एडवांटेज है, पहले तो बहुत कम एडवांटेज था, सिर्फ एक पॉन आइसोलेट थी E6 की, उसके बाद फिर उनको रुक एंड गेम में कंफर्टेबल पोजीशन आ गई थी, लेकिन फिर भी चांसेस थे दानिल दुबो के पास। लेकिन नाकामुरा ने टाइम, कॉन्फिडेंस और जो पोजीशन जो उनके पास अच्छी थी उसको बहुत अच्छे से मैनेज किया और एक इजी और क्लीन विन उन्होंने कन्वर्ट कर दिया अगेंस्ट अ वेरी स्ट्रांग प्लेयर। सो फर्स्ट डे उनके उनके नाम रहा, उन्होंने पहले 2 गेम जीते, फिर थर्ड उन्होंने हारा एक गेम, और लास्ट गेम जो था वो आराम से उन्होंने ड्रॉ करवा लिया था। और फाइनल पोजीशन में उसमें भी वो पॉन अप थे, लेकिन ड्रॉ ही रिक्वायरमेंट था तो उन्होंने एग्री कर लिया था। सेकेंड डे जो है वो डेफिनेटली दानिल दुबो का हमको नया एक रूप देखने मिलेगा, ऐसा मुझे लग रहा है, और डेफिनेटली वो ट्राई करेंगे, बिकॉज मेरा मानना है कि अभी के एरा में दानिल दुबो बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ही कॉन्फिडेंट प्लेयर हैं। हालांकि फर्स्ट डे में उनका कॉन्फिडेंस उतना सही नहीं लग रहा था एक्चुअली, लेकिन आज उम्मीद है कि वो अच्छा करेंगे। सो हम बहुत जल्दी मिलेंगे और कोशिश करेंगे कि जो जो अच्छे गेम्स हुए हैं, यहाँ किसी किसी में ऐसा होता है कि ओपनिंग पार्ट बहुत अच्छा होता है, किसी में ऐसा होता है कि एंड गेम पार्ट अच्छा होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि हम जिससे कुछ सीख सकें उसको ही मैं लेके आऊँ, ना कि पूरा हम देखते रहें पोजीशन। सो बहुत जल्दी मिलेंगे। थैंक यू, बाय।